कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जानेंगे। जो मेस हेल्पर का जो वैकेंसी आया है नवोदय विद्यालय में, तो उसके लिए मैं लेक्चर दे रहा हूं। तो उसमें दो टॉपिक्स, आपका एक फूड हो गया है और न्यूट्रिशन हो गया है। ये दोनों का वीडियो मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और इस वीडियो में हम हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में देखेंगे। एंड हेल्थ एंड हाइजीन जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंदी है, तो इसका कम से 5 से 6 वीडियो आएगा, ठीक है। और अभी पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं थोड़ा जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, तो उसमें थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए, और थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम वगैरह आप समझ सकते हैं, तो उसके चलते मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज संडे है, तो आज मुझे टाइम मिला, तो आज मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। और कोशिश करूँगा सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो आपको दूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हेल्थ एंड हाइजीन, जैसा कि आपको पता ही है कि मेस हेल्पर मेस में काम होता है, मेस हेल्पर का। तो मेस में हाइजीन मेंटेन यानी स्वच्छता मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो आपका जो हेल्थ मेंटेन, जैसे आप हेल्थ में मेस में जो काम करते हैं उनका हेल्थ का भी, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा, और स्वच्छता पर खासकर ध्यान देना होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हाइजीन मेंटेन करना है और अपने हेल्थ पर भी ध्यान देनी है। चलिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे। दिस यूनिट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग क्लीनलीनेस, यानी सफाई कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे सफाई कैसे मेंटेन किया जाए एट द वर्क प्लेस, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ सफाई कैसे किया जाए, कैसे सफाई मेंटेन किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। विद द इमरजेंस ऑफ मोर एंड मोर इन्वेंशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे आविष्कार भी हो गए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे कैसे हम करेंगे। देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट राइज इन अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया एंड डिजीज। दैट इज वाई क्लीननेस एंड हाइजीन at workplace have become synonyms and play an even more significant रोल टुगेदर। जैसा आपको पता ही है कि आजकल बहुत सारा लोगों में अवेयरनेस हो गया है वायरस, बैक्टीरिया एंड बहुत सारे डिजीज के बारे में। तो इसके लिए हम तो इन सारे जो डिजीज है, बैक्टीरिया, वायरस से बचाव के लिए हम लोगों को स्वच्छता एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना होगा, साफ़ सफाई के बारे में पढ़ना होगा, ताकि हम मेंटेन कर पाएँ जहाँ हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आप किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे केटरिंग असिस्टेंट के लिए आप देख रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी सिलेबस में है। वी बिगेन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग वेस्ट जनरेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप मेस ही हैं, तो मेस में ही बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। जैसे कि आप सब्जी काटते हैं, या कोई खाना खाने के बाद बहुत सारे बच्चे चावल वगैरह छोड़ देते हैं, कुछ खाना भोजन, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सारे प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह आ जाते हैं मसाले वगैरह को, तो उसका कैसे निपटाना करना है, ठीक है ना। इस सब के बारे में देखेंगे। इट आल्सो एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड केटरिंग आउटलेट्स। तो हम यहाँ बेसिकली केटरिंग यानी मेस वगैरह के बारे में देखेंगे। सभी की जगह सेम ही रूल होगा, होटल में आप काम कर रहे हो या रेस्टोरेंट में या कैफ़े में या केटरिंग या मेस वगैरह में, तो सभी जगह हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने का सेम ही नियम है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग होगा। द यूनिट फर्दर डिस्कस द डिलीजेंस to be exercised not only in complying with health and safety law and HACCP principle, but also to ensure the safety of employee and consumers alike। तो जो हेल्थ के एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो रूल्स बने हुए हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। It also gives an idea of importance of identifying and various points to be considered while making a checklist of the F and B area, ठीक है। इन द लास्ट 2 सेशंस यू विल लर्न अबाउट पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन वाला एक दूसरा चैप्टर है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पहले ये वाला चैप्टर देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर ही देखते हैं कि क्लीनिंग द वर्क प्लेस, इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द वर्क एरिया। जहाँ आप काम करते हैं, तो जैसे कि मेस में आप काम करेंगे, तो वहाँ सफाई करना, क्लीनिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों फोकस किया जा रहा है। तो पता है कि क्लीनलीनेस इज ए स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ डर्ट एंड जर्म्स।
आप जब सफाई करते हैं तो वहाँ क्या होता है, जितने भी डर्ट गंदगी जो थोड़ा कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉकरोच वगैरह तेलचट्टा वगैरह जो भी रहते हैं, आपका मकड़ी लग जाती हैं, चाहे वहाँ गंदगी रहती है वो सफाई हो जाती है, ठीक है ना। तो वो सभी को हटाना, ठीक है ना, वो सभी को जहाँ वर्क प्लेस करें उसको साफ क्लीन करके हटा देना ही क्लीननेस आता है। Although it is impossible for anyone to get rid of germs entirely regardless of the techniques. Since millions of germs are present in air, the aim of cleanliness is simply to ensure a healthy and safe environment at the workplace. यद्यपि सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हैं, सभी को हटाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन हम लोग का एम होना चाहिए कि एक हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट बनाया जाए जहां हम लोग काम करते हैं, वर्क प्लेस यानी मेस में, ठीक है। एक क्लीन वर्क प्लेस इज ए प्लेस वेयर देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, यानी जर्म से वहाँ प्रोटेक्शन होता है। वहाँ पर जर्म्स वगैरह, जैसे कि ऐसा नहीं कि मेस में तिलचट्टे घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं या मकड़ी का जाल लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए वर्क प्लेस शुड नॉट ओनली अपीयर टू बी क्लीन बट इट शुड एक्चुअली जर्म फ्री फॉर द एम्प्लॉय एंड कस्टमर। यहाँ जो वर्क प्लेस है जर्म फ्री होना चाहिए, वहाँ पर जर्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि कीड़े मकोड़े, जो भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं या जो वहाँ खाना खाते हैं, जैसे कि यहाँ बच्चे खाएंगे, स्टाफ खाएंगे, तो उनके लिए भी, सभी के लिए, जो काम करते हैं उनके लिए भी और जो वहाँ खाना खाते हैं उनके लिए भी यह अच्छा होगा अगर जर्म फ्री रहेगा तो। द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंसेस एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। तो जो वर्क प्लेस का अच्छा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ साफ़ सुथरा होगा, क्लीन होगा, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं उनका वेल बीइंग के लिए भी अच्छा है, उनका स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और जो वहाँ पर जो खाना खाएंगे, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा होगा। नो मैटर व्हाट द इंडस्ट्री, मेंटेनिंग ए क्लीन वर्क प्लेस ऑलवेज हेल्प्स टू कीप द स्टाफ मेंबर सेफ। अगर वहाँ पर क्लीन होगा तो क्या होगा, वहाँ उनके जो स्टाफ मेंबर होंगे वो अच्छे होंगे, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, हेल्दी एंड इफिशियंट, वो हेल्दी रहेंगे, ठीक ना। हाउ एवर बिजी प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड इंक्रीजिंग वर्कलोड में लीड टू द स्टैंडर्ड कमिंग डाउन। क्या होता है कि कभी कभी कम स्टाफ होते हैं और बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसके चलते थोड़ा जो हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, साफ सफाई पर। लेकिन क्या होना चाहिए कि देना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया जाता है लेकिन देना चाहिए, ठीक है। क्लीनलिन क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ एनी रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई पर अगर फोकस करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आपका सक्सेस होगा, कस्टमर आएंगे। जहाँ गंदा होता है वहाँ कोई नहीं खाना खाने आता है दोस्तों, तो आपको साफ़ सफाई पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मेस में काम करना पड़ रहा है, तो मेस में तो कस्टमर नहीं आएंगे, यहाँ के जो स्टाफ हैं, बच्चे हैं, वही आएंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे तो वो उनका भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक है। द रेस्टोरेंट स्पेशली द डाइनिंग एरिया एंड द सरफेस एरिया दैट कस्टमर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सच एज बार टॉप्स, टेबल टॉप्स एंड चेयर्स मस्ट बी क्लीन्ड एंड सैनिटाइज्ड। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन मेस में भी यही सिनेरियो रहता है। मेस में भी जो टेबल वगैरह रहते हैं उसका साफ़ सफाई अच्छे से होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है कि जो खाने का टेबल है उसमें मक्खियाँ उड़ रही है, ठीक है, वो क्लीन होना चाहिए। द क्लीनिंग ऑफ सरफेस एरिया शुड बी डन विथ क्लीन टॉवल्स। जो क्लीनिंग एरिया है, द क्लीनिंग ऑफ सरफेस एरिया शुड बी डन विद द क्लीन टॉवल्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड on the surface in other areas of the restaurant such as रेस्ट रूम और किचन। तो जो टेबल वगैरह आप साफ़ करते हैं तो क्लीन टॉवल से आपको साफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह साफ़ कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, उसी से लान के टेबल को भी साफ़ कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, रीजन्स फॉर क्लीनिंग करना क्यों चाहिए। अब देख लो, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे आपको करेंगे। एक दिन में आपको फिर भी अगर करेंगे एक घंटा का वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक घंटा के 5 वीडियो बना दूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। आप देख सकते हो
कि 45 पेज का है। और दूसरा नंबर में कि इसके अलावा आपको 2-3 और चैप्टर पढ़ने हैं सफाई के बारे में, तो उसको अलग से कराऊंगा। पहले ये वाला करा देता हूँ। ये वाला PDF जो है इसे मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। आज 10 से 12 करा दूंगा। तो सफाई क्यों करना जरूरी है? इट प्रोवाइड्स ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। आज जहाँ काम करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट सेफ होगा, हेल्दी होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आप सफाई करेंगे तो। क्लीनिंग यानी सफाई करना। क्लीनिंग किचन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ pathogens and other illness causing agents to infect the food that will be served to customers. A clean area reduces यानी कम करता harmful bacteria. Most food related illness are the result of unsanitary food handling practices, just one cause of food poisoning. तो जैसा कि आपको पता, फूड पॉइजनिंग आपने टर्म जो सुना होगा, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जो क्लीनिंग, जो आपका जो किचन एरिया रहता है जहाँ खाना बनता है, और वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं, उनके कारण ही फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो अगर आप साफ़ सफाई करेंगे तो फूड पॉइजनिंग जो हो जाता है वो नहीं होगा। ठीक है। अब देख लो, फूड पॉइजनिंग वगैरह नहीं होगा। लिंक टू योर रेस्टोरेंट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय वो रेपुटेशन। अगर आप अगर रेस्टोरेंट आपने खोला है, तो अगर आपके खाना खाने से किसी का फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो वो दोबारा तो आएगा नहीं, और 10 और लोगों को बताएगा। इसी तरह से मेस में तो कस्टमर नहीं आते हैं, फिर भी आपको खुद का एंड जो स्टाफ बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको साफ़ सफाई रखना चाहिए। ठीक है। हैविंग ए वेल kept and well organized kitchen also reduces the number of accidents that occur due to workplace hazards. Sleeping in a banana peel makes for great comedy, but in a kitchen or restaurant environment it will spell disaster and result in serious consequences. जैसे कि आपने देखा, कोई खाना खाने के बाद केले के छिलके वगैरह फेंक देता है तो उससे लोग फिसल के गिर जाते हैं। लेकिन अगर यही रेस्टोरेंट के में अगर कोई फेंक देता है तो फिसल के जो आपका जो खाना बन रहा है गैस वगैरह पे, तो उस कढ़ाई वगैरह में अगर कोई गिर जाए तो आप समझ सकते हो कितना हजार्डस हो सकता है, वो पूरा बर्बाद हो सकता है, जल सकता है। ठीक है। तो आपको साफ सफाई के पूरा ध्यान रखना चाहिए। इट प्रमोट्स वर्क प्लेस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इट प्रिवेंट्स क्रॉस कॉन्टामिनेशन। क्लीनिंग कैन बी डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ डेली आपको साफ सफाई करना चाहिए। वीकली या कम से कम वीकली भी कर लो। जैसे दीवार वगैरह के, जैसे कुछ चीज़ें तो डेली करना पड़े, जैसे बर्तन वगैरह की सफाई तो डेली करनी पड़ेगी। जैसे वीकली, जैसे दीवार में मकड़ी वगैरह लगा हुआ है, मकड़ी वगैरह लग जाते हैं ना, तो उसकी सफाई आपको वीकली कर लो। मंथली एंड ईयरली शेड्यूल आप बना लो कि किस चीज़ का कब आपको करना है, किस किस चीज़ का सफाई आपको डेली करना है, किस किस चीज़ का वीकली करना है, किस किस का मंथली करना है और ईयरली करना है। ठीक है। फ्रॉम रेगुलरली वॉशिंग हैंड्स टू नो which cleaning products to use for surface, floor and equipments. That focus is on customer and staff safety. जैसे कि आप क्लीनिंग करते हैं, जैसे क्लीनिंग आपको बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि बर्तन, उसके बाद टेबल डेस्क वगैरह, उसके अलावा जो सरफेस होता है, फ्लोर होता है आपका, तो उसको भी सफाई करनी पड़ती है। तो हर चीज़ को अलग अलग चीज़ से सफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए सेम ही आपको करना पड़ता है। तो हर चीज़ को किस किस चीज़ से सफाई करनी है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। इट अलाउ मीटिंग द हेल्थ एंड सैनिटेशन रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ बाय द लोकल गवर्नमेंट। और लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो भी हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए रखती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर पाएँ। डर्टी रेस्टोरेंट फ्लोर्स एंड अनसाइटी and pose a safety risk for restaurant employees and patrons. Many establishments place a large floor mat at the entrance to prevent outside dirt from being brought inside through footwear of guests and visitors. तो जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं, must therefore sweep and mop near the restaurant's entrance and exit frequently, as well as under earth boots and table to keep this area clean, since these are the area most likely to get dirty easily.
तो जो इंट्रेंस गेट है वहाँ पर ही आपने देख सकते होंगे कि जैसे पायदान वगैरह रख देते हैं ताकि जो बाहर से आते हैं तो डस्ट अंदर नहीं जाए। तो आप मेस में भी ऐसा कर सकते हैं, और जो पायदान है उसे आप डेली सफाई कर सकते हैं, उसे झाड़ के डस्ट वगैरह अलग कर सकते हैं। इफ ए स्पिल ओकर्स द एरिया मस्ट बी प्रॉम्प्टली सेक्शनड और coordinator of the spill should then be restroom are another area that require frequent cleaning and maintenance, more so because the most cases restroom are shared both by employees and visitors। तो जो रेस्ट रूम जो होता है जहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग मेस में रहेंगे तो आपको एक जो भी क्वार्टर वगैरह मिलेगा जहाँ आप रेस्ट करते हैं, तो उसकी भी साफ़ सफाई आपको अच्छे से करनी होगी, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो जो आप समझ सकते हो मेस के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्लीनिंग द रेस्ट रूम प्रॉपरली हेल्प्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टू फूड प्रोडक्ट्स एंड ईटिंग यूटेंसिल्स। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके थ्रू फूड में अभी भी बैक्टीरिया वायरस आ सकता है, उसे जो बच्चे खाएंगे, स्टाफ खाएंगे तो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो मेस में काम कर रहे हैं उनको भी अपने हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए। आप जहाँ सोते हैं उसकी भी साफ़ सफाई आपको करनी होगी। टू प्रॉपरली क्लीन द रेस्ट रूम, द टॉयलेट्स, बाउल्स एंड सीट्स एज वेल द फ्लोर अराउंड द टॉयलेट्स मस्ट बी थ्रोली स्क्रब्ड। जो आप जहाँ आप रेस्ट रूम है उसमें जो टॉयलेट वगैरह है उसकी भी साफ़ सफाई आपको समय समय पर करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, और आप खाना बनाएंगे तो उसके थ्रू बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। ऑल डोर्स, हैंडल एंड सिंक मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। जितने भी आपको जो दरवाज़ा खिड़की हैं उसको डिसइंफेक्ट करना होता है। तो उसको कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा, कौन से आपको केमिकल यूज करना होगा, किस चीज़ से आपको डिसइंफेक्ट करना होगा। जैसे आपको देखा होगा कि जब कोरोना आ रहा था तो बार बार लोग हाथ पर सैनिटाइज़र लगा रहे थे, और कहीं दीवार उवाल पर भी सैनिटाइज़र से उसको डिसइंफेक्ट कर रहे थे। तो इसी तरह से कुछ करना होगा। सरफेस एरिया around the sinks should be disinfected and dried. Dispensers for soap, paper, towels and toilet paper should also be refilled frequently and kept fully stocked. Employees should monitor the restroom frequently to ensure cleanliness। तो आपका जो रेस्ट रूम है उसको भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्ट सेग्रीगेशन, तो आपने देखा कि मेस में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि सब्जी के छिलके, फल के छिलके, चावल वगैरह कुछ हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसी तरह से कुछ प्लास्टिक वगैरह हो गए, जैसे कि रैपर वगैरह रहते हैं, मसाले के रैपर, आपका तेल का डब्बा, या कुछ हो गए जैसे कि कागज़ वगैरह तो बायोडिग्रेडेबल ही आ गया। तो उसको सेग्रीगेट करना होता है, उसको अलग अलग करना होता है, तो वो भी आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि सभी को एक में मिला के फेंक दें। दिस रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना होता है, ड्राई एंड वेट वेस्ट एंड डिस्पोजिंग इट इनटू द एप्रोप्रिएट कंटेनर। रीजन बिहाइंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कूड़ा कचरा, तो उसको सेग्रीगेट क्यों करना चाहिए, अलग अलग क्यों करना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे टू इंक्रीज द रिसाइकलिंग रेट ऑफ वेस्ट। अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका रिसाइकलिंग हो जाएगा, जो बायोडिग्रेडेबल है वो गल सड़ जाएगा और उसका फर्टिलाइजर बन जाता है, खाद वगैरह जो पौधों में डाला जा सकता है। उसी तरह से जो प्लास्टिक वगैरह है उसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इट मेक्स द वर्क, रिसाइकलिंग मतलब रीयूज किया जा सकता है। इट मेक्स द वर्क ऑफ द वेस्ट शॉर्टर, इट मेक्स द वर्क ऑफ द वेस्ट शॉर्टर, ईजियर एंड मोर इफिशियंट एंड प्रोडक्टिव। तो इससे क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसको शॉर्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि इट मेक्स द वर्क ऑफ द वेस्ट शॉर्टर, ईजियर एंड मोर इफिशियंट एंड प्रोडक्टिव। तो अगर आप सेग्रीगेट करके रखेंगे, उसे अलग अलग करके रखेंगे, तो वेस्ट मटेरियल को सॉर्टिंग करना यानी अलग अलग छांटना आसान हो जाएगा एंड प्रोडक्टिव हो जाएगा। प्योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, सड़ गल जाता है, कैन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी विच कैन बी यूज फॉर फूड फॉर गुड पर्पस। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उससे एनर्जी भी बनती है, आपको पता है मीथेन गैस बनती है सड़ा गला के, और बाकी उससे जो चीज़ है वो खाद के रूप में यूज हो जाती है।
तो अलग अलग करने के ये फायदे होते हैं। इट इज़ द ओनली वे टू इंक्रीज द रिसाइकलिंग रेट। मेनी पार्ट्स ऑफ द वेस्ट कैन बी रीयूज्ड फॉर अदर पर्पस। जो वेस्ट मटेरियल है उसका अगर आप सेग्रीगेट कर लेंगे तो उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसको एक जगह स्टोर कर देंगे गड्ढे में, तो बाद में सड़ गल के खाद बन जाएगा। उसको बाद में स्कूल में ही फूल पौधों में डाला जा सकता है, फूल पेड़ पौधे में डाला जा सकता है, खाद के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है। इट डिक्रीजेज द कोट एट सेवरल स्टेप्स ऑफ द डिस्पोजल सिस्टम। हजार्डस वेस्ट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एट प्रेजेंट और इन नियर फ्यूचर। जो हजार्डस वेस्ट रहते हैं तो वो बहुत सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे कि मेस में ही आप देख लो, क्या बोलते हैं कि आपका हार्पिक वगैरह यूज होता है, चाहे आपका टॉयलेट क्लीनर, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल वगैरह यूज होता है। तो ये केमिकल होते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इनके जो डब्बे वगैरह हैं उसको सेग्रीगेट करके अलग रखना होता है। और तो नहीं तो सारे मिक्स कर देंगे तो हेल्थ हजार्डस हो सकती है। प्रॉपर सेग्रीगेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वेस्ट इंक्रीनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल है वो कितने तरह के हैं, तो उनको क्लासीफाई करेंगे तब तो आप उसे सेग्रीगेट करेंगे। तो कितने तरह के, एक तो वेट वेस्ट हो गया, वेट वेस्ट यानी जो गीला होते हैं, एक ड्राई वेस्ट सूखा, एक सैनिटरी वेस्ट जो कि हेल्थ वाला होता है, जैसे कि आप हार्पिक हो गया, चाहे फिनाइल हो गया, इस टाइप से। गार्डन वेस्ट या ग्रीन वेस्ट। गार्डन वेस्ट हो गया जैसे पेड़ पौधे की पत्तियाँ वगैरह। फिर हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट, हजार्डस हो गया जो कि बहुत नुकसानदेह है, जैसे कि शीशा वगैरह हो गया, फूटा शीशा, अगर उसको भी एक जगह मिक्स कर देंगे तो हाथ वगैरह भी कट सकती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि आपका बिजली का जो सामान है, जैसे कि बोर्ड वगैरह ख़राब हो गया, वायर ख़राब हो गया, शीशा जो बल्ब वगैरह ख़राब हो गया, इस टाइप से। या कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह, इस टाइप से। तो सभी के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन कौन है। जैसे कि आपको दे देगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है वेट कि जैसे कोई दे देगा कि कौन सा वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक दे देगा तो प्लास्टिक ड्राई वेस्ट में आ जाएगा। वेट वेस्ट में कौन कौन सा आ जाएगा, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पिल्स, एग्स, एग का सेल, टी बैग्स, कॉफ़ी पाउडर ईटीसी। ड्राई में प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, रबर ईटीसी। सैनिटरी वेस्ट में सैनिटरी नैपकिन्स आ जाएगा, ईयरबड्स वगैरह। ठीक है। गार्डन वेस्ट में लीव्स, ब्रांचेज, ड्राइड प्लांट्स ईटीसी। हाउस होल्ड हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट में कौन, मेडिसिन, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स। उसी तरह से डेब्रिज या रबिश में डिमोलिशन वेस्ट, ब्रोकन ग्लासेज, ब्रोकन फर्नीचर। ठीक है। ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसमें ट्यूबलाइट, सीडी, मोबाइल फ़ोन, बैटरी वगैरह। तो वेस्ट हैंडलिंग एंड कंट्रोल, तो जो है आपका है वेट वेस्ट, तो डू नॉट पुट इन प्लास्टिक कवर। वेट वेस्ट को प्लास्टिक कवर में नहीं, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि प्लास्टिक के थैले में डालते हैं और फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। दे कैन बी कंपोजिट क्लीन डेली। दे कैन बी कंपोजिट क्लीन डेली, उनको कंपोजिट क्लीन किया जा सकता है। ठीक है। कंपोस्ट बनाया जा सकता है। ड्राई वेस्ट, तो ड्राई वेस्ट को क्या करना है, क्लीन एंड स्टोर, उसको क्लीन कर लो, अब एक जगह स्टोर कर लो। गिव इट फॉर रिसाइकलिंग, और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दो। बहुत सारे फैक्ट्री में प्लास्टिक वगैरह की रिसाइकलिंग होता है तो वहाँ भेज दो एक जगह स्टोर करके। ठीक है। उसी तरह से जो सैनिटरी वेस्ट है उसका क्या करना है, डो नॉट थ्रो एनीवेयर, उसको ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेंक दो। रैप इन न्यूज पेपर, मेक मार्क इट विथ रेड क्रॉस बिफोर डिस्पोजल, तो उसको क्या करना है, पेपर वगैरह में रैप कर दो और ऊपर लिख दो, मार्क कर दो विथ रेड क्रॉस, ऐसे करके निशान बना दो। तो ये करना है किसको, सैनिटरी वेस्ट को। ठीक है। उसी तरह गार्डन वेस्ट है उसका क्या करना है, हैंड ओवर टू गार्बेज कलेक्शन ट्रक। ट्रक आती है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, उसमें वो डाल दो। हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट, हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट है उसको क्या, डू नॉट मिक्स विथ अदर वेस्ट, स्टोर केयरफुली, हैंड इट ओवर टू स्पेसिफिक रिसाइकलर्स, हैंड ओवर कर दो जो स्पेसिफिक रिसाइकलर्स हैं उनको।
जैसे कि आपका ग्लास वगैरह है उसको क्या करना है, कॉल गार्बेज ट्रक्स और अदर एजेंसी फॉर पिकअप करने के लिए, जैसे शीशा उषा है तो बहुत सारे खरीदने वाले आते हैं तो उनको आप बेच सकते हो। ई वेस्ट है उसको क्या करना, डो नॉट मिक्स विथ अदर वेस्ट, स्टोर केयरफुली, हैंड इट ओवर टू स्पेसिफिक रिसाइकलर, इनको रिसाइकलर को ही देना है, ऐसे नहीं जहीं तहीं फेंक देना है। इन अदर वे ऑफ क्लासीफाइंग वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल, आपने देखा एक ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट के वेट यानी भींगा के आधार पर हमने क्लासीफाई किया। अब दूसरा तरीका है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी एक अलग अलग तरह का होता है, एक रिसाइक्लेबल है, एक टॉक्सिक है, एक सॉइल्ड है, तो उनको अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल के बारे में देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि किचन वेस्ट, किचन में जो वेस्ट होते हैं जैसे सब्जियां, फल के छिलके वगैरह, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, लीव्स फ्रॉम द गार्डन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन आ जाएगा, इट कैन बी फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू द फॉलोइंग। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको भी अलग 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि रिसाइकेलेबल जिसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, जैसे कि लोहे की चीज़ें लोग खरीदने आते हैं उसका रिसाइकलिंग होता है। जैसे प्लास्टिक के डब्बे, बोतल भी खरीदने आते हैं उसका भी रिसाइकलिंग होता है। टॉक्सिक वेस्ट जैसे ओल्ड मेडिसिन, पेंट, केमिकल, बल्ब्स, स्प्रे, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, कंटेनर, बैटरीज, शू पॉलिश होता है, ये सारे टॉक्सिक वेस्ट में आता है, बहुत सारे नुकसानदेह होते हैं तो इनको अलग रखना है। सॉइल्ड जैसे हॉस्पिटल वेस्ट सच एज क्लॉथ सॉइल्ड विथ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, तो इनको भी अलग रखना है। टॉक्सिक एंड सॉइल्ड वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विथ अटमोस्ट केयर, जो टॉक्सिक वेस्ट है ना सॉइल्ड वेस्ट है उसका डिस्पोजिंग करने से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। टू असिस्ट विथ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर यूजफुल। कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है उसको रखने के लिए अलग अलग आप डस्टबिन रखो और सभी में कलर कोडिंग कर दो। जैसे कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अगर आएगा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके जो डस्टबिन है उसका ग्रीन कोड रहेगा, ठीक है ना, तो या तो जो पूरा डब्बा ही ग्रीन रखो और उस पर ग्रीन कोडिंग कर दो। जो प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए जैसे प्लास्टिक हो गया एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक मेटल वगैरह है तो उसका कोडिंग ब्लू कर दो। उसी तरह से फूड वेस्ट है जिसको आपको कंपोजिट करना है यानी खाद वगैरह बनाना है उसका ब्राउन कर दो। एंड जनरल मिक्स्ड वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जो कि आप मिक्स्ड है अलग अलग तरह की, तो उसके लिए ब्लैक कोडिंग कर दो। तो एक कलर कोडिंग बहुत यूजफुल होता है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना। चलिए आपका एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये वाला वीडियो जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर यहीं पर रोकते हैं इसे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हाँ, और जो आपका हाइजीन वाला चैप्टर बहुत लंबा है दोस्तों, तो इसे आपको थोड़ा ध्यान से, और ऐसा नहीं है कि इसमें आप थोड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे कलर कोडिंग वाला बताया, उसी तरह से वेस्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसको सेग्रीगेट कैसे करना है, तो इस बारे में थोड़ा बहुत नोट बना लो या स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में रख लो रिवीजन के लिए, और वीडियो को 2-3 बार आपको देखोगे, और ऐसा नहीं है। और ये वाला जो PDF है ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, बाद में जब पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।